सब्सक्राइब कीजिए भटनेर पोस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भटनेर पोस्ट चैनल में हूं गोपाल झा। दरअसल जब सफल लोगों की बात करते हैं तो उसमें उसके जो पीछे की कहानी है उसको बारे में हम आमतौर पर चर्चा नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। तो हमने सोचा कि एक नया शो शुरू किया जाए जिसमें हम कुछ सफल व्यक्तियों को शामिल करें, सफल शख्सियतों को शामिल करें और पूछें कि आखिर इस सफलता के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल हर आदमी के लाइफ में, हर लोगों की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और वहीं से ज़िंदगी की जो दिशा है वो बदलती है। और आज इस पहले शो में हमारे मेहमान हैं। हमारे इलाके के राजस्थान की बात करें तो जाने माने डॉक्टर पारस जैन, जो जाने माने फिजिशियन हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि एक विश्वास की बात है मरीजों में, परिजनों में, कि अगर मरीज़ की स्थिति बहुत ज़्यादा भी खराब हो जाए तो आप डॉक्टर पारस जैन के पास ले जाइए, वहाँ पर निश्चित रूप से वो ठीक होगा। तो आइए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में। जैसा मैंने कहा कि ये जो सफलता की बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल, ये जो चिकित्सा पेशा को ही आपने क्यों चुना? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म राजस्थान के पश्चिमी भाग में बालोतरा शहर में हुआ। पारिवारिक रूप से हमारे परिवार में सब बिजनेस में थे। शिक्षा के बारे में थोड़ी बहुत जागृति थी, मेरे चाचा जी में थी जिन्होंने बीकॉम किया था, बाकी सभी व्यापार में लगते थे। हमारे वहाँ हाई स्कूल ही थी खाली, और उसमें मैं जब तक आया, जब तक वरना तो बायोलॉजी विषय था, साइंस उसी साल खुली थी। मैंने मैट्रिक बालोतरा से पास की और किस्मत से मैं पूरे राजस्थान में अव्वल रहा। पूरे बोर्ड में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई 1962 में। जब मेरी फर्स्ट पोजीशन आई तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए बजाय व्यापार में जाने के। वो मेरा सबसे पहले टर्निंग पॉइंट था। उस समय यह था कि चूँकि मेरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो मैं मेडिकल में नहीं जा सकता था, और जनरली ये धारणा थी कि मैं जैनों का, ओस वालों का बेटा हूँ, चिकित्सा वर्ग में जाने में, इस फील्ड में जाने में थोड़ा सा तुम्हें हिचकिचाहट होगी क्योंकि इसमें कुछ डर भी लगता है, तुम कैसे कर पाओगे। तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के मैंने मैथमेटिक्स से बदल करके बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। और बायोलॉजी में रह करके भी मैंने PUC, फर्स्ट TDC और आगे जहाँ तक वो एजुकेशन की, हमेशा यूनिवर्सिटी को टॉप किया। और 1965 में जब राजस्थान में मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ तो मैं मेरे बैच में फर्स्ट नंबर पर था और मेरे पहले नंबर के ऊपर जयपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो जो ये मेरे 10वीं क्लास में फर्स्ट पोजीशन आना और मेरे जो शिक्षक थे उनकी कुछ प्रेरणा, और मेरे पिताजी भी एजुकेशन के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते कि तुम पढ़, व्यापार में आने के बजाय, इन सब चीज़ों ने मेरे जीवन में एक टर्न लाया और मैंने ये चिकित्सा क्षेत्र में आने का निर्णय लिया। सरकारी सेवा में आते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? फिर मैंने जयपुर से MBBS करके मेरे 5 सब्जेक्ट में ऑनर्स थी और ये मेरे ख्याल से अभी तक शायद यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद में मैंने वहीं से MD की। उस समय जब मैंने MBBS पास की तो मेरी दादी आदि का मन था कि आगे पढ़ के क्या करेगा, अभी तो सरकारी सेवा ज्वाइन कर ले। तो मैंने उस टाइम अप्लाई किया मेडिकल सेवा के लिए। तो मेरी पोस्टिंग हुई राजस्थान के अंदर, जैसलमेर ज़िले के बॉर्डर के ऊपर, और मेरा मन था कि मैं वहाँ जाकर के कार्य करूँगा। लेकिन मेरे जो टीचर्स थे मेडिकल कॉलेज में, उनके पास जब मैं मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गया कि सर मेरे इनको आप ट्रू कॉपी करो या अटेस्ट करो, तो उन्होंने मेरे कागज़ फाड़ दिए और कहा कि तू इस लायक नहीं है, तू तो आगे पढ़। और उसी टाइम से मैंने चेंज करके फटाफट वापस वो नौकरी को छोड़ करके सीधा MD के अंदर जयपुर में ज्वाइन कर लिया। मेरा नंबर फर्स्ट पोजीशन में था, इसलिए मेरा एडमिशन फटाफट हो गया। MD करने के बाद के अंदर मेरे मन में यह था कि मैं कुछ कार्य करूं या कुछ आगे बढ़ूं। मेरी पहली पोस्टिंग हुई जयपुर में एज ए टीचर के रूप में। तो मैंने मेडिकल कॉलेज में एज ए टीचर के रूप में ज्वाइन किया। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ हनुमानगढ़ इलाके के, डॉक्टर नरेंद्र सिंह गोदारा, भीमराज जी, जो यहाँ उस टाइम नॉर्थ से MLA हुआ करते थे, वो मेरे मित्र थे। तो उन सब लोगों ने मेरे को कहा कि नहीं, तुम इस क्षेत्र में और काम कर। और उनकी प्रेरणा से वो मेरे को चौधरी रामचंद्र जी के पास, जो यहाँ के MLA थे हनुमानगढ़ के, उनके पास ले गए और कहा कि साहब हम एक अच्छे डॉक्टर की पोस्टिंग आप यहाँ करा रहे हैं। तो उन सब के कारण से मैंने वो टीचिंग का काम छोड़ करके मैंने हनुमानगढ़ के अंदर सरकारी सेवा एज ए चिकित्सक ज्वाइन की। ये 1974 की बात है, 1974 में। देखिए, जब हनुमानगढ़ आते हैं तो उस समय चिकित्सा सेवा की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं थी उस समय?
उन दिनों हनुमानगढ़ के अंदर चिकित्सा सेवा के नाम के ऊपर ज़्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे और सरकारी अस्पताल के बारे में लोगों का कोई विश्वास नहीं था। केवल जो एमएलसी वर्क कराना या कोई पट्टी आदि कराना, इसके अलावा यहाँ चिकित्सालय में कोई ज़्यादा खास कार्य नहीं होता था। मैंने इसको एज ए चैलेंज के रूप में लिया और यहाँ पेशेंट्स को भर्ती करना शुरू किया और उनको वहाँ इलाज देना शुरू किया और इसमें मेरे को पूरा जन सहयोग मिला। मैंने उसी पुरानी डिस्पेंसरी को ही लगभग 50 बेड के हॉस्पिटल में एक तरह से कन्वर्ट कर दिया और वहाँ लोगों को मैं भर्ती करने लगा। सब लोगों ने, किसी ने दरवाजे लगवाए, किसी ने बेड्स दिए, किसी ने पंखे लगवाए, कोई दवाइयाँ देता। इस प्रकार से ये एक कार्य शुरू हुआ और वहाँ उस समय न तो कोई एक्सरे की फैसिलिटीज़ थी, न कोई अच्छी लेबोरेटरी थी, न ईसीजी की सुविधा थी। ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी। लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती गई और लोगों के प्रेरणा से और लोगों के सहयोग से ये सब चीज़ें सरकारी अस्पताल में ईसीजी और लेबोरेटरी की सुविधा हमने शुरू की। एपेक्स क्लब के द्वारा भी हमने उस टाइम एक प्राइवेट लेबोरेटरी शुरू की जो अब तक भी चल रही है, जिसमें लोगों को सस्ती दर पर कुछ टेस्ट किए जा सके। इस प्रकार उस समय यहाँ न तो कोई विशेषज्ञ थे और न कोई भर्ती करने की सुविधा थी अस्पतालों में, तो एक प्रकार से स्थिति बिल्कुल ही लो लेवल की थी। आपने हनुमानगढ़ में, अगर हम सिर्फ चिकित्सा सेवा की बात करें तो इस बदलाव का सबसे बड़े गवाह आप हैं, क्योंकि नए 74 में आप यहाँ पे इस तरह से आपने देखा है सारा। अब कितना बदलाव हुआ है और कितने बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग 22वीं सदी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उस समय से लेकर अब तक इतने सालों के अंदर 45 वर्ष में इतनी ज़्यादा प्रगति हुई है कि उसका बखान करना वास्तव में बहुत ही एक सुखद अनुभव है। पहले जहाँ केवल एमडी में एक डॉक्टर था, बाद में यहाँ सर्जन्स भी आए, गायनेकोलॉजिस्ट आए, अस्पताल का विकास हुआ, लोगों को भी लगा कि यहाँ एक बड़े अस्पताल की ज़रूरत है। जन स्वास्थ्य विकास समिति बनी, आत्माराम जी, जैन वकील साहब, बहादुर चंद जी, सरदार राम सिंह जी, चौधरी रामचंद्र जी, इन सब लोगों के सहयोग से मिलकर के एक नए अस्पताल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। आज जो महात्मा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी नींव उसी टाइम 1978 में रखी गई थी और आज उसने इतना बड़ा विशाल रूप लिया। उस समय 50 बेड का अस्पताल था, अब आज हनुमानगढ़ में इतने प्राइवेट अस्पताल खुल गए, सरकारी अस्पताल इतना बड़ा हो गया। यहाँ आप MRI, CT स्कैन्स, एक्सरे, अच्छी लेबोरेटरी, बढ़िया सर्जन्स, हर विषय के विशेषज्ञ यहाँ लगभग मौजूद हैं। तो अस्पताल आज लगभग 300 बेड का है। अगर इस अस्पताल को आज 400 या 500 बेड का बना दिया जाए तो ये एक मेडिकल कॉलेज के लिए अच्छा बेस तैयार हो सकता है और यहाँ इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। जहाँ छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो हनुमानगढ़ मेरे ख्याल से सबसे उपयुक्त बाग है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुल सके। तो ये तभी संभव है जब ये सरकारी अस्पताल कम से कम यहाँ 500 बेड का हो। तो इसके लिए लोगों को प्रयत्न करने चाहिए। और इस समय भी जो सरकारी अस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है और गत 5-7 सालों में तो इतनी ज़्यादा प्रगति हुई है कि उसका बखान करना बहुत अच्छा लगता है। सब तरह की सुविधाएं उन्होंने जुटाई है, ICU की भी है, प्राइवेट वार्ड्स भी है, अच्छी अस्पताल की सफाई भी है, पास में एक धर्मशाला का निर्माण भी हुआ है और अलग प्रकार के अनेक बिल्डिंग्स और सारे कंस्ट्रक्ट हुआ है। और इन सबसे अच्छा काफ़ी जो दिख रहे हैं प्रयत्न, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी प्रगति के साइन है। फिर आप इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सामाजिक कार्यों में भी जो है ना, आपकी सहभागिता बराबर देखी जाती है। टाइम कैसे निकाल पाते हैं इतना? ऐसा है कि टाइम एक एडजस्टमेंट करने की एक कला है। मेरे ख्याल से मेरा ये विश्वास है कि जो आदमी जितना ज़्यादा बिजी होता है वो टाइम को उतना ज़्यादा अच्छे ढंग से मैनेज कर सकता है। तो मेरा ये कोशिश रहती है और प्रयत्न रहता है कि मैं हर सामाजिक कार्य में आगे आऊँ, कुछ न कुछ समाज की सेवा के लिए भी कार्य करूँ और अपना जितना सहयोग हो सके किसी भी प्रकार से वो उसमें मैं दूँ। तो ये सब आपकी इच्छा शक्ति और टाइम मैनेजमेंट की आपकी जो कला है उस पर निर्भर करता है। भाई, डॉक्टरों को सियासत भी बहुत पसंद है और कई बार ये चर्चा भी चली कि आपके बारे में डॉक्टर पारस जैन भी चुनाव लड़ेंगे या कोई टिकट मिल जाए तो ये करेंगे। तो आपका मन क्या कहता है? हमेशा मेरे को 2 बार यहाँ से टिकट के लिए मेरा नाम आया, 1992 में और उसके बाद में भी 2 बार। एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं ये मेडिकल प्रोफेशन काफ़ी हो चुका है, इसको छोड़ करके राजनीति में आ जाऊँ और कुछ न कुछ इस इलाके के प्रगति के लिए कुछ करूँ। लेकिन मैंने काफ़ी विचार करने के बाद मैं ये सोचा कि जितना काम मैं मेडिकल फील्ड में रह कर के कर सकता हूँ समाज के लिए, उतना मैं राजनीति में नहीं कर पाऊँगा। मेरे परिवार वालों ने भी मुझे राजनीति में आने से मना किया। इसके अलावा मेरे जो कुछ सीनियर्स थे जो राजनीति में आए,
उनको मैंने उनका अनुभव देखा, उनसे भी बात की, तो वो लोग भी राजनीति में इतने सफल नहीं हो पाए जितने कि वो अपने मेडिकल फील्ड के अंदर थे। तो इन सब बातों को सोच करके मेरे मन में यही विचार आया कि नहीं, मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए, और मैं नहीं आया। चलिए, चूँकि टर्निंग पॉइंट की बात की हमने, और इसके अलावा कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो जहाँ पर आपकी ज़िंदगी बदल गई हो बिल्कुल ही? मैंने 3-4 चीज़ें देखी यहाँ पर। जब मैं शुरू में यहाँ आया तो मैंने देखा कि लोगों के बारे में ये धारणा थी कि हनुमानगढ़ का इलाका बहुत पैसे वाला है, यहाँ हर आदमी खुद अफोर्ड कर सकता है, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए फटाफट आते हैं, लेकिन वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं थी। उस समय भी और आज भी अनेक मरीज ऐसे आते हैं जिनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं होता और वो अपना इलाज बामुश्किल करा पाते हैं। उनको देख के मेरे मन में ज़रूर ये विचार आया कि नहीं, हमें कितनी भी चीज़ें करनी चाहिए लेकिन मानवता के इस पहलू को नहीं छोड़ना चाहिए, और इन लोगों की सेवा में और इनका जितना अपन से भला हो सके वो करना चाहिए। और इनके कारण से मैंने जितनी भी कोई हमारे जो सैंपल्स की दवाइयाँ आती है वो फ्री कैंप्स लगवाने, गरीब मरीजों के इलाज के अंदर पैसे नहीं लेने, या उनको जितनी छूट कर सके सब करें, इन सब के बारे में मेरे को प्रेरणा मिली। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ और इन लोगों ने जो वापस मेरे को जो दिया उसकी तरफ मैं जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं इनकी जितनी भी सेवा कर पाऊँ वो कम है। ये सारे पॉइंट्स मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट लाने के लिए काफ़ी मददगार है। ये आप इतना बड़ा अनुभव ही है तो उम्र की बात नहीं करूँगा क्योंकि आपकी तो हमें वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना तो शतायु से भी ज़्यादा बिल्कुल, लेकिन इतना तो बिल्कुल दिनचर्या आपकी बिल्कुल चुस्त रहती है हमेशा दोस्त, तो कैसे संभव कर पाते हैं आपको? ऐसा है कि सक्रिय हैं आज भी आप उतने ही जितने पहले थे आप? नहीं, मैं बिल्कुल सक्रिय हूँ, और इसका कारण यही है कि मैं मेरे कार्य को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ और मेरे मन में ये रहता है कि नहीं, मैं मेरी ड्यूटी या मेरा फ़र्ज़ या मेरा जो कर्तव्य है उसके प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई ना करूँ। एक्चुअली ये इच्छा शक्ति से होता है। मैं मेरी खुराक कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कम खाता हूँ मैं, हालांकि ज़्यादा व्यायाम भी नहीं कर पाता, लेकिन उसके बावजूद अपनी मन की शक्ति के कारण से ही मैं ज़्यादा इस उम्र में भी अपने कार्य के अंदर काफ़ी सक्रिय हूँ। हमारे क्षेत्र में ऐतिहासिक धरोहर बहुत हैं, उसमें भी आपका योगदान रहता है। आप बात करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो भटनेर किला हो, चाहे वो खालीबंगा हो। आपको क्या लगता है कि इतना लंबे अरसे से इसकी जो उपेक्षा हो रही है, ये उपेक्षा दूर कब होगी? एक्चुअली ऐसा कि जो भटनेर दुर्ग के लिए हम लगभग मैं 30-40 साल से मेरा इसमें सक्रिय योगदान रहा कि इसमें कुछ ना कुछ इसका आगे विकास हो, परंतु जो सरकारी मशीनरी है और जो काम करने की जो रीति रिवाज हैं या जो आप कहो कि जो स्टाइल है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आपके चाहते हुए भी काम नहीं हो पाता। शुरू में हमने प्रयास करके यहाँ 10 लाख रुपए सैंक्शन करवाए जिससे कि किले में कुछ रिपेयर हो, तो केवल उस 10 लाख रुपए में मेन गेट से एक गेट तक जाने की सड़क ही बन पाई। उसके बाद 2-3 बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना करके डिपार्टमेंट्स में भेजी कि भाई आप इनके लिए कुछ करो, तो उन्होंने बड़ी अमाउंट सैंक्शन भी की, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए वो जन सहयोग से नहीं हो पाता और सरकारी मशीनरी अपने हिसाब से करती है, इसलिए उसका मैं समझता हूँ 50% भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता। अगर अब भी हम सब लोग सहयोग करें और सारे इसके लिए प्रयत्नशील रहें और समय समय के ऊपर सरकार को, अपने जनप्रतिनिधियों को चेताए रहें, तो मैं समझता हूँ कि भटनेर दुर्ग का कायाकल्प हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले ही 10-15 दिन पहले एक टीम आई थी आर्कियोलॉजी की, दिल्ली से, जोधपुर से, जयपुर से, सारे आदमी आए थे, हम भी उनसे मिले। उनके साथ 2-3 दिन जितना हमसे भी टाइम मिल सका कुछ निकाल करके उनसे हमने सारी उनको समस्याएं बताई सारी। उन्होंने विचार भी किया है, देखो क्या होता है, उम्मीद है कि शायद वो इस बार कुछ न कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। कालीबंगा तो वास्तव में एक इतनी बड़ी संस्कृति है कि इसके बारे में जितनी रिसर्च की जाए और जितना इसका डेवलपमेंट किया जाए वो कम है। इसमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है और ये सब तभी संभव हो सकता है जब लोग भी जागरूक हो और हमारे जनप्रतिनिधि जागरूक हो। उसके बिना खाली बातों करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। शहर को भी आपने व्यवस्थित होते देखा है, आबादी बढ़ी है, खूब सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, पहले और आज के समय में कितना अंतर आया है? देखो, आज हनुमानगढ़ पहले से बहुत ज़्यादा अधिक बदल चुका है। पहले आबादी कम थी, आबादी बढ़ गई। जंक्शन पहले छोटा था, जंक्शन लगभग हनुमानगढ़ के टाउन से बराबर या इवन इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छी सड़कें बन चुकी है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन का मार्ग था जो बिल्कुल छोटा मोटा था, वो आज इतना अच्छा है। अच्छे बिल्डिंग्स बने हैं, अच्छी होटल्स बनी है, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं,
कॉलेज, स्कूल्स, ये सब यहाँ खूब बने हैं। सारी चीज़ों में काफ़ी प्रगति हुई है। शहर का पूरा रूप ही बदला हुआ है। स्वच्छता की तरफ अभी तक लोगों का पूरा ध्यान नहीं गया है। अतिक्रमण को भी लोग ज़्यादा अपने आप में पता नहीं क्यों नहीं महत्व देते, उन्हें नहीं करना चाहिए लेकिन करते जा रहे हैं। तो अतिक्रमण को हटाया जाए, शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारा जाए, अच्छे पार्क्स, अच्छे चौराहे, अच्छे स्क्वायर्स, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो हनुमानगढ़ को और भी सुंदर बनाया जा सकता है। अभी भी इसके अंदर काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अगर अपने पहले से कंपेयर करें तो हनुमानगढ़ काफ़ी प्रगति कर चुका है और जिला बना और उसके बाद तो और भी ज़्यादा प्रगति हुई है। यहाँ लगभग आजकल सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एज ए होल अगर देखा जाए तो हनुमानगढ़ की प्रगति है वो संतोषजनक है और अच्छी है। ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा। अगर मैं अब तक अनुभवों के आधार पे एक प्रश्न पूछूं कि भाई ज़िंदगी क्या है आपके हिसाब से, क्या परिभाषित करेंगे आप? ज़िंदगी जीने की एक कला है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आते रहेंगे और आएंगे। आप उनका किस प्रकार से सामना करते हो और विकट परिस्थितियों में भी आप अपने आप को कितना संभाले रखते हो, कितना अपने आप को स्थिर रख पाते हो और उस समय आप क्या डिसीजंस लेते हो, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं जो आपको उस ज़िंदगी को स्थिर रख सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अपने से जितना सहयोग हो सके उतना करना, किसी की दूसरों की बुराई आदि में न फंसना, अच्छे कार्यों के लिए हमेशा आगे बढ़ना। अगर इनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो जीवन सफल ही सफल है और आपको उसे जीने का आनंद भी आएगा। तो ये थे डॉक्टर पारस जैन, जिन्होंने टर्निंग पॉइंट में आज पहले मेहमान के तौर पे बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को रेखांकित किया है। अगले हफ्ते हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए भटनीर पोस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।